अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद साल पाकिस्तान में कुछ सियासी अफरा तफरी में ऐसे गुजरे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी तकरीबन तबाह हो गई है। लो ग्रोथ रेट और हाई इन्फ्लेशन, ये पिछले 4-5 साल की कहानी है। या नेगेटिव में या 1-2% ग्रोथ हो रही है और इन्फ्लेशन जो है वो मिनिमम कोई 20-22-24-25-30% और फूड इन्फ्लेशन 40 से 50%। तो हमने कई मिलियन लोग जो हैं उनको ख़त गुर्बत से नीचे धकेल दिया, पावर्टी लाइन के नीचे चले गए वो लोग। अब उनको कैसे वापस निकालेंगे, इकॉनमी कैसे रिवाइव होगी? इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ अगर देखें आप तो 1.2%, ये पिछले 3-4 साल में माइनस में रहने के बाद आपको 1.25% अगर ग्रोथ नज़र आए तो इसका मतलब यह है कि अभी भी हम उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जो एक नेगेटिव ट्रेंड है इकॉनमी के अंदर, उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो बजट के अंदर बहुत सारे इकदाम किए जाते हैं, इकनॉमिक रिवाइवल के दावे भी किए जाते हैं। 3.6% ग्रोथ का हमने हदफ रखा है, वो भी अभी काफ़ी नहीं है। 2.5-3% हमारी आबादी बढ़ रही होती है, तो इतना ग्रोथ होना चाहिए कि नई एम्प्लॉयमेंट कुछ ऐसी जनरेट हो जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। तो क्या ऐसा किया जाए, कौन से ऐसे इकदाम किए जाएँ, इकनॉमिक रिवाइवल हो, नई इंडस्ट्री लगे, लोगों को जॉब्स मिले। वो बच्चे जो पढ़ लिख के मारे फिरते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाब देख के और मुश्किल रास्ते इख्तियार करते हैं क्योंकि यहाँ रोज़गार मैसर नहीं है, उनको यहाँ हम होप्स दे सकें। तो ये आज के प्रोग्राम का हमारा फोकस इसी पर रहेगा। हमारे साथ मेहमान है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शाहिद साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। एक चंद साल का अरसा ऐसा जिसे ब्लैक पीरियड कहना चाहिए, स्याह धब्बा है हमारी इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। मुख्तलिफ फेजेज़ माजी में भी आते रहे, लेकिन ये बड़ा प्रॉन्ग पीरियड है, 5 साल तबाह कर दिया हमने सारा कुछ। कैसे बाहर निकलेंगे इससे? ये जो कुछ हुआ है 18 के बाद, कुछ उसमें कोविड का इम्पैक्ट भी था, लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पॉलिसीज़ रिवाइज़ की और कोविड के बाद ज़्यादा बेहतर इकॉनमीज़ अपनी कर ली। हमें भी एक उसमें कुछ फंडिंग मिली थी, लेकिन हमने उसको भी ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि जो टर्फ की फंडिंग आपके सामने 450 अरब मेरे ख्याल में आई थी। अब आपकी मुश्किल आज सबसे बड़ी ये है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, उसके बगैर आपकी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हम दावे तो बहुत कर लेते हैं, जिस मुल्क की आबादी 2.4% बढ़ रही हो हर साल, उसमें ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। उसमें कोई ऐसी आप कुछ भी ना करें तो आपको ग्रोथ, डिमांड की वजह से ग्रोथ मिल जाएगी। अब आपने करना, आपकी मुश्किल है एक्सपोर्ट्स। उसके लिए आपने क्या किया है वो बात नज़र नहीं आती। हम इन्वेस्टमेंट ढूंढते रहते हैं दूसरे ममालिक में जाकर, पूरी दुनिया का चक्कर हमने लगा लिया है, लेकिन जब आपका अपना इन्वेस्टर मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा तो बाहर से लोग आकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये बड़ी बुनियादी सी बात है। आप देख रहे हैं अभी दुबई के नंबर्स आए हैं, पाकिस्तानी तीसरे नंबर पर हैं जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट भी कर रहे हैं ज़्यादातर। तो ये पैसा यहीं से जा रहा है। तो आपके ख्याल में बुनियादी फैक्टर जो मिसिंग है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उससे आप पॉलिसीज ऐसी दे पाएंगे, क्योंकि जो भी आप पॉलिसीज़ बनाएंगे मुश्किलात हैं आपका फिजिकल डेफिसिट का इशू है, आपके करंट अकाउंट का इशू है, आपको हर किस्म के इशू हैं। तो आपने पॉलिसीज़ बनानी है जो ग्रोथ दे सकें, लेकिन उसका बोझ अवाम पर पड़ेगा, क्योंकि आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। IMF प्रोग्राम में आप हैं, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करना ज़रा बड़ा मुश्किल काम। IMF प्रोग्राम जो है ये बुनियादी तौर पर इकॉनमी को सप्रेस करता है, वो ग्रोथ नहीं होने देता। आपकी स्टेबलाइजेशन की तरफ जब भी जाएंगे तो आपकी ग्रोथ वो नीचे ले जाएंगे। अभी आपकी 20% इंटरेस्ट में कमी आई है, लेकिन फिर भी इस इंटरेस्ट रेट में कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। तो ये बहुत मुश्किल चैलेंजेस है आपके लिए, लेकिन बुनियादी जो आंसर है वो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मिफ्ताह साहब, आप क्या कहते हैं? आपने तो खुद बजट बना के पेश किए हैं, जिस सूरत हाल में हम हैं, क्या हम निकल पाएंगे आसानी से? कुछ डायरेक्शन हमारी दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सर, ऐसा मुझे लगता है कि हमें निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, कि हमें शायद हमारी लीडरशिप को इदराक ही नहीं है कि हम कितनी मुश्किल में फंस गए। आप देखिए कि ये जो बजट में जो कल जो नंबर्स आए हैं NEC के, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के, तो हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, डेवलपमेंट तो क्या होती है उसमें, उसको हम 1400 अरब रुपए ले गए हैं, प्लस 100 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और 200 अरब रुपए स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, रेलवे वगैरह। तो 1700 अरब रुपए का आपने बजट रखा है फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का, और 2000 अरब रुपए का बजट रखा है प्रोविंसेस ने। 3800 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं इस वक्त
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे रियली, जिसके अंदर आप कम से कम आधे पैसे बचा सकते हैं। और उससे ये आप नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, 100 अरब रुपए का आप कर नहीं सकेंगे, 10-15 अरब रुपए वो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे, अगले साल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगी। और साथ साथ आप 41% बात कर रहे हैं हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, यानी कि 9,200 अरब से हम इसको 12,970 अरब रुपए ले जाएंगे। ये नहीं हो सकता। आपने इस वक्त फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, हुकूमत की साइज को श्रिंक करना है, इस किस्म के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं करने हैं। बहुत सारी मरतबा आपने कनाल की लाइनिंग कर दी, बहुत सारे गोश्त स्कूल खोल दिए, बहुत सारे रोड्स नोवेयर बना दिए। अब थोड़ा सा आपको हल्का हाथ रखना है। कोई ज़रूरत नहीं थी 75,000 रुपए आपको MNS के प्रोजेक्ट्स को देने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं थी कि हर MPA को आप 500-600 MPA पाकिस्तान में 1-1 अरब रुपए का आप प्रोजेक्ट्स दें। तो कई हुकूमत भी जो है वो थोड़ा सा अपने चादर को, थोड़ी सी अपने पैरों को चादर के मुताबिक फैलाए, वो नहीं कर रही वो। और उसके बाद जो उनको खसारा होता है, क्योंकि IMF ने टारगेट दिया है कि आपको 1% प्राइमरी सरप्लस करना है, तो आपने 41% टैक्स बढ़ा दिया। और अब आप क्या दवाइयों के ऊपर आप सेल टैक्स लगा रहे हैं, आप शायद सेल टैक्स बढ़ा भी रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप इनकम को क्लब कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। और जो ज़रूरी काम था, जो उम्मीद थी कम से कम मेरी, या ख्वाहिश थी कि जब ये हुकूमत आई है तो ये NFC अवार्ड को देखें, क्योंकि आपको कभी ना कभी इस NFC अवार्ड को थोड़ा सा क्लॉबैक करना पड़ेगा। आप वो नहीं कर रहे। पूरे 4 सूबे मिलके 8 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। ना वो सूबे जमा करते हैं, आप वफाक को वापस दे दें तो वहां से जमा हो जाएगा। सिर्फ बॉम्बे शहर 150 अरब रुपया जमा करता है, आप वो भी नहीं कर रहे। आप एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं जमा कर रहे। सो जो साहिब सरवत लोग हैं या सियासी तौर पर ताकतवर लोग हैं, उनके ऊपर आप टैक्स नहीं डाल रहे। आप मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं और फिर उनको दबा रहे हैं, तो मईशत ग्रो नहीं कर सकेगी। मतलब देखें नदीम भाई, 9 करोड़ लोग इस साल के शुरू में, इस माली साल के शुरू में खतरे गुर्बत के नीचे थे। 1 करोड़ लोग और चले गए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, 10 करोड़ लोग हो गए। आपने फिर ये साल ज़ाया कर दिया, कोई फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं किया, कोई इस्लाहत नहीं करी। 1-1.5 करोड़ लोग और खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे अगले साल। तो ये अक्सर इमरान खान साहब और दीगर लोग करप्शन की बात करते थे। करप्शन का मसला नहीं है, ये पॉलिसी मिस्टेक्स हैं। ये नॉट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि आपको किस वक्त क्या करना है। तो ये पॉलिसी मिस्टेक्स हैं और इसका आप खमियाजा लेकिन जितने भुगतेंगे। लोग गुर्बत के नीचे जा रहे हैं और जितनी आपकी ग्रोथ गिर रही है, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है कि इस कौम का जो नौजवान है उसको हम नाउमीदी की तरफ ले जा रहे हैं और पाकिस्तान से भागने के रास्ते ढूंढता है। यहाँ उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले लोग कहते थे कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे तो जॉब मिल जाएगी, अब वो मौका तो रहा ही नहीं है। तो क्या हम पाकिस्तान को ऐसे आगे चला पाएंगे? हमें कुछ फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं जी सर? मैं ये समझता हूँ, देखें नदीम भाई, हमको 6% ग्रोथ चाहिए कम से कम 18 से 20 लाख लोगों को नौकरी देने की। हर साल हमारे यहाँ ज्यादा लोग लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं, 25 लाख 30 लाख। तो आपको एक तरफ ग्रोथ चाहिए, दूसरी तरफ इन बच्चों को सिर्फ सनतें नहीं देनी है, इनको काबिल भी बनाना है। अगर आपके 50% बच्चे फंक्शनली इलिटरेट हों और आपके बच्चे सचमुच मतलब इंटर करने के बाद, BA करने के बाद भी कोई ज्यादा काम नहीं जानते हो, तो उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? ना पाकिस्तान में मिलेंगी, ना बाहर मिलेंगी। तो आपको तालीम का वो भी तेज करना पड़ेगा। ऐसा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे लोग जाहिल हों और मुल्क तरक्की कर जाए। अगर आपका आधा बच्चा जो है, 40% बच्चा स्कूल में नहीं है, 78% बच्चा आपका 2 जुमले नहीं पढ़ सकता 10 साल का, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो हमने लेकिन कभी तालीम को सीरियस नहीं लिया। हमने तालीम की मिनिस्ट्रियां जो हैं वो तो हम समझते हैं कि जॉब्स देने के लिए रखी हैं, कि अपने वोटर्स को जॉब्स देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमने उनको बच्चों को तालीम तो नहीं दे रहे, लेकिन वहाँ पे भी हम कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोकल गवर्नमेंट को लाने के लिए भी तैयार नहीं है। हम NFC अवार्ड को भी देखने के लिए तैयार नहीं है। हम सरमाएदार लोगों को टैक्स लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब हम कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ एक चौराहे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो दुनिया आगे निकल रही है। बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, नेपाल आगे निकल गया, हिंदुस्तान आगे निकल गया, अब मालदीव्स आगे निकल गया। अब सार्क में सिर्फ अफगानिस्तान रह गया है जो हमसे पीछे है। हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद साहब, जो NFC अवार्ड है काफ़ी बड़ा एक पॉलिटिकल इशू है उसके अंदर, लेकिन शायद आप इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इस मौके के ऊपर जो एक हाइब्रिड सेटअप चल रहा है बहुत सारे हवालों से नाखुशगवार होगा, लेकिन इस मामले में आपकी मदद कर सकता है कि चारों सूबों को साथ बिठाए और NSA के ऊपर एक खुले दिल से डिस्कशन करें। अब ये वाइबल नहीं रहेगी, वफाक जो है वाइबल ऑप्शन नहीं रहेगी। देखिए मिफ्ता साहब इसको काफ़ी एडवोकेट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट हो या ना हो,
जो सियासतदान है उसे अपने सूबे को जवाब देना है। और सूबों ने अपने खर्चात इतने बढ़ा लिए हैं, इतने इनएफिशिएंट हो गए हैं, इतनी वहाँ करप्शन बढ़ गई है कि अब वो वापस आने के काबिल नहीं है। तो जो हल मेरी नज़र में है, आप NFC अवार्ड को रिविजिट करने की कोशिश करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चाहिए, मुश्किल काम होगा, लेकिन जो मेरी नज़र में तरीका ये है कि आपने रिसोर्सेज तो दे दिए सूबों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जिम्मेदारी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो अब ये बिजली और गैस का मामला उनके हवाले करें, या ये जो नुकसान वहाँ पे हो रहा है ना, ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी भी उनकी है, सूबों की है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी वहाँ पर उनका है। अगर गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, तो ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत तो कुछ आप नहीं कर कहते हैं कि वो पैसा जो सूबों में चोरी हो रहा है उनके डिविजिबल पूल से काट लिया जाए, फिर काट लिया जाए, उनको उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव उनको उसमें हिस्सा दें, उनके हवाले करें, ये डिस्कोज उनके हवाले कर दें, ये नहीं आप डिस्कोज। लेकिन एक ये ऑप्शन भी तो हो सकती है कि डिफेंस और BISP उसके जो जिम्मेदारी है वो सूबों के साथ शेयर की जाए पॉपुलेशन परसेंटेज। जी बिल्कुल, ये भी आप शेयर कर सकते हैं, डिफेंस में कुछ हिस्सा ग्रोथ का शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से मेरा ख्याल आपको ज़्यादा पजीराई मिल सकती है, वरना अमेंडमेंट करना मुश्किल होगा। लेकिन जो दूसरी बात मिफ्ता साहब ने की है, असल बात हकीकत वही है कि आपको फंडामेंटल रिफॉर्म चाहिए। क्या करना चाहिए? हर शोबे में आपको, हर शोबे में आपका, हर हुकूमत का, गवर्नेंस का हर निज़ाम नाकाम हो चुका है। आप जो हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, ना आपका हेल्थ का निज़ाम चल रहा है, ना एजुकेशन का निज़ाम चल रहा है, ये मैं सूबाई वफाकी दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, ना आपका पुलिस का निज़ाम चल रहा है, ना आपका गवर्नेंस का निज़ाम चल रहा है, कोई निज़ाम नहीं चल रहा। तो क्या आप इसी निज़ाम को लेकर आगे चलते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। आपको फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए इसके अंदर, टैक्स के निज़ाम में फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए। आप पिछले साल से कंपेयर कर लें, उससे बुरा होगा। सर एक गला सड़ा निज़ाम है, सिर्फ नंबर्स आगे पीछे करके प्रोजेक्शन दे के कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को आगे ले जा रहे हैं, हम नहीं आगे जा रहे। अकाउंटिंग के प्रोसेस से मुल्क नहीं चलते। आपको फंडामेंटल रिफॉर्म्स, जिस शोबे को सिलेक्ट करने के हमने ये करना है, आप शुरू करें। रिफॉर्म को प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे, मामला आगे नहीं चलेगा। मिफ्ता साहब, जब रिफॉर्म्स की बात करें तो आपके जहन में टैक्स साइड के ऊपर ऐसे कौन से इकदाम हैं? ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इन्होंने बात की, नाकाम हुआ, उसके अंदर कुछ नहीं आया। आपने ताजरों के हवाले से एक स्कीम अनाउंस की, लेकिन आपकी नून लीग, अपनी पार्टी ने बैक ट्रैकिंग की और आपको वो स्टेप वापस लेना पड़ा। आज भी हम ताजरों के ऊपर, कभी ताजर दोस्त के नाम से, कभी आसान टैक्स के नाम से 10 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, हर दफ़ा पीछे हट जाते हैं। वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन और कहना पड़ेगा कि इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाना है, सिर्फ सैलरीड क्लास को नहीं और निचोड़ सकते। क्या करें उसके लिए? देखिए, एक तो ये है कि जो 2 टैक्स हैं सूबों के पास, एग्रीकल्चर टैक्स है जो बहुत कम लेते हैं, और प्रॉपर्टी टैक्स है जिसमें पूरे पाकिस्तान में 6 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स, 8 अरब रुपए लिया लास्ट ईयर, सब चारों सूबों ने मिलाकर, और सिर्फ बॉम्बे शहर ने 150 अरब रुपए। तो वो 2 टैक्स कम से कम वफाक को दे दें, FBR के पास थोड़ा और डेटा भी अच्छा आ जाएगा, और वो कम से कम FBR जो है उससे जो प्रॉपर्टी टैक्स सूबे 8 अरब रुपए लेते हैं वो 200-400 अरब रुपए ले सके। उसके बाद फिर आपने, मेरे नहीं समझ ख्याल है कि रेट्स बढ़ाने चाहिए। मेरे ख्याल से रेट्स को कम करके इसको आप टैक्स नेट में बढ़ाना चाहिए। एक कोशिश जो शायद अब्बासी साहब और मैंने की थी कि हमने एक्चुअली तनख्वाहदार तबके के ऊपर रेट 10 और 15% कर दिया था, लेकिन हमने कुछ कदगन लगाई थी कि जो लोग टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है वो गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो मकान नहीं खरीद सकते, और अगले साल हमारा ये प्लान था कि उनको हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर हम ये कानूनी ख़त्म कर देंगे कि टैक्स ना दहनदगान भी कोई कैटेगरी है, मतलब ये कि आप किसी को चोरी करने की फैसिलिटी नहीं देंगे, और 3 साल के अंदर ये ख़त्म कर सकते हैं। हमने एक चीज़ की थी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग जो अपना पैसा संभाल के रखते हैं या अपनी दौलत रखते हैं वो ज़मीन में रखते हैं। हमने कहा था जो आप रेट लिखेंगे ज़मीन का वो हमको मंजूर है, हम सिर्फ 1% टैक्स लेंगे, लेकिन अगर आपने कम रखा तो हम डबल पैसों में आपसे खरीद सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। और सूबों को भी हमने कहा कि आप भी 1% टैक्स लें, स्टैम्प ड्यूटी। वो अभी सूबे 8% लेते हैं तो लोग कम टैक्स बताते हैं, लोग कम कीमत बताते हैं। आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की नहीं हो सकती जब तक कि लैंड वैल्यूज ठीक ना हो। ये FBR रेट, DC रेट्स ये खत्म होने चाहिए, मार्केट रेट्स पे आना चाहिए, लेकिन रेट्स को आपको कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर आपको टैक्स की कंप्लायंस करनी है सर्विस सेक्टर पर, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, ये हजरात भी बहुत कम टैक्स देते हैं। तो इन हजरात को ऊपर, लेकिन आप कहें कि यार हम आपसे 5 या 7% टैक्स लेंगे, लेकिन आप टैक्स देना शुरू करें। दुकानदारों पे मैंने कहा था कि सिर्फ 3000 रुपए महीना, यानी कि 100 रुपए रोज, तो कोई पंचर वाला भी दे सकता है।
कि उधर से शुरू करेंगे और परचून दुकान पे वही रख देते, लेकिन फिर बड़ी बड़ी दुकानों को, सोनारों को अलग टैक्स में ले आते, कार डीलर्स को अलग में ले आते। देयर आर रीजनेबल वेज टू इंक्रीज टैक्सेस। लेकिन ये जो हर साल ये जो हमने सोचा हुआ है ना कि हम 1% सेल टैक्स बढ़ा देंगे, एक ये एग्जम्पशन काट देंगे, वो एग्जम्पशन काट देंगे, हुकूमत के पास ये नहीं करना चाहिए। हुकूमत को एक चीज और भी देखनी चाहिए कि यार देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच मनी वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीपल। अगर हम एग्रीकल्चर को छोड़ चुके हैं, सर्विसेज सेक्टर को छोड़ चुके हैं और सिर्फ 30% मैन्युफैक्चरिंग एंड पेड एम्प्लॉयज को ही हम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज को ही टैक्स लगाते हैं, तो उसके अंदर से हम कितना टैक्स ले सकते हैं? तो हुकूमत को कहीं अखराजात पे भी कोई नजरसानी करनी पड़ेगी। जरूरी तो नहीं है कि हम इतने सारा पैसा खर्च करें, 1500 अरब रुपया डेवलपमेंट पे। जरूरी तो नहीं है कि हम सूबों को इतने पैसे दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 57% जो सूबों को देते हैं उसको आप कोई 40 पे ले आए या 0 पे ले आए। 57 से 55 तो कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई कुरान मजीद की आयत तो नहीं है। इसको आप, एक जमाने में 45 था मुशर्रफ के जमाने में, आप 45 से 57 ले गए, आप 57 से 55 कर लें, 52 कर लें। बात करनी जरूरी है। मेरे ख्याल से एक NFC की कमेटी तो हो, बैठे तो सही आपस में। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं मिस्ता साहब आपसे इत्तेफाक करता हूँ। NFC को भी रिव्यू करना पड़ेगा और आपको रियल एस्टेट और ये रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास सर्वाइवल नहीं। शायद साहब जो आपने एक्सपोर्ट के अभी नंबर्स का जिक्र किया, शायद PTI के दौर में हम एक दफ़ा 31 अरब डॉलर को हिट किया था, उसके बाद से आज तक मुंतज़िर हैं कि दोबारा 31 अरब डॉलर हो जाए। इस साल अगर 30 अरब डॉलर क्रॉस कर लिया तो फिर हम लुडियाँ डालेंगे कि 30 अरब डॉलर हो गई। लेकिन इसके मुकाबले में बांग्लादेश के देखें तो वो हमसे कोई 2 गुना के करीब करीब पहुँच चला है। नाकामी हमारी सबसे बड़ी फेलियर ये है जहाँ से हमें मार पिटती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसते हैं, IMF के पास जाते हैं, कोई हुकूमत इसको ठीक नहीं कर सकी। देखिए, ग्रोथ के लिए भी आपको डॉलर चाहिए। ग्रोथ में जब आप पाकिस्तान 6 के करीब पहुँचता है, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट आपको रोक देता है। फिर आप, और अब तो पैसे मिलना ही बड़ा मुश्किल है कहीं से। पहले तो आप फिर भी 6-7-8% पे पैसे उठा लेते थे। इसलिए एक्सपोर्ट को कैसे ग्रो करेंगे? ये नंबर जो है ना, ये मीनिंगलेस नंबर्स हैं कि आपने 28 से 31 हो गया, 31 से 30 आ गया। दुनिया ग्रो कर रही, आपको 20 अरब डॉलर की एडिशनल एक्सपोर्ट चाहिए अपनी ग्रोथ को फंड करने के लिए। वो नहीं होगी क्योंकि आपको डॉलर्स चाहिए। वो नहीं होगी तो आपका ग्रो करना मुश्किल है। ग्रोथ नहीं होगी तो फिर जॉब्स नहीं होंगे, टैक्सेस भी नहीं आएंगे। लेकिन ये 30 से 50 होता नहीं है पाकिस्तान में। आप 10 साल का पीछे का सफ़र देख लें। मैं देखिए ना, वो इसी ये आपने देखना है कि दूसरे ममालिक ने क्या किया है। यहाँ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने, छोटे ममालिक, वियतनाम है, उन्होंने पिछले महल 8 साल में हर साल 15 अरब से ज़्यादा ग्रो किया है, हर साल ग्रो किया है। तो आपने उनको देखें कि क्या फंडामेंटल्स थे, क्या उन्होंने दुरुस्त किया, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की। पाकिस्तान आज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। हमारी हुकूमत की कैपेसिटी आज ये है कि यहाँ कोई आ जाए कि मैंने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में, आप उसको ये नहीं बता सकते तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। हमारी ये हालत है। हमारी जो कैपेसिटी है हुकूमत की, जो सलाहियत है हुकूमत की, उसकी ये हालत है। प्राइवेट सेक्टर घबराता है ग्रोथ से, क्योंकि पता नहीं हुकूमत की पॉलिसी कल बदल जाए, कल क्या टैक्सेस लगा दें। वो घबराते हैं कि भाई हम कैसे ग्रो करेंगे। इसलिए आप एक बड़े मुश्किल, एक बड़े मनफी साइकिल के अंदर आप चले गए हैं और बाहर निकलने का रास्ता भी, बाहर निकलने का रास्ता अभी तो हमें मिला नहीं है। और फिर मैं फिर ये कहूँगा, जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जहाँ माशरे में वो निफाक होगा, सियासत में वो निफाक तफरीक होगी जो हमारे मुल्क में है, इन्वेस्टमेंट आना, ग्रोथ मुश्किल काम। मिफ्ता साहब, 25 अरब डॉलर के करीब सालाना अब आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने कंटेन कर लिया है, इसके बावजूद हमें वही 20 से 25 अरब डॉलर सालाना अगले 2-3 साल में चाहिए। और ना हम एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर सालाना बढ़ा पाएंगे और ना हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए IMF की जान से हमारा छुटकारा छूटेगा। कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएँ, कुछ पाकिस्तान में FDI आए? कौन सा ऐसा तरीका होगा? सर, पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको मजीद गड़ा नहीं खोदना चाहिए। तो अब जाके मजीद हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लोन ले रहे हैं, जैसे कि हम ML1 की बात कर रहे थे, या हम थाईकोट से रायकोट की बात कर रहे हैं। ये 2 बिलियन का रोड है। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि हमको इतनी अशद ज़रूरत है कि हम 2 बिलियन डॉलर रोड पे खर्च कर दें कर्ज लेकर डॉलर में, या 3 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दें हम, सॉरी 6 बिलियन 7 बिलियन का लोन ट्रेन में ले लें, या ये PSDP के अंदर 3 बिलियन डॉलर की फॉरेन फंडिंग है। ये इसकी इतनी अशद ज़रूरत नहीं है कि हम अभी इस वक्त ये काम करें। इसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो फिर आपका ट्रेड डेफिसिट का और करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला रहा है, उसके लिए हल एक्सपोर्ट, आपने जो निशानदेही करी, एक्सपोर्ट बढ़ाना है।
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको फंडामेंटली जो है वो पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट प्रमोशन कंट्री करना पड़ेगा एज अपोज टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो पोर्ट से लेते हैं, 60%, तकरीबन 60 से थोड़ा सा कम फीसद टैक्सेस हमारे पोर्ट से आते हैं। तो हमको थोड़ा सा टैक्स नेट को वाइडन करना पड़ेगा। जब आप टैक्स नेट को वाइडन करेंगे तो फिर आप ट्रेड के ऊपर टैक्स कम करेंगे, आपको प्रोटेक्शन कम होगा, तो पाकिस्तानी कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी। साथ साथ आपको पाकिस्तानी कंपनियां वो जो पाकिस्तानी को बेच रही हैं उनके ऊपर आपको थोड़ी सी टैक्स बढ़ाना पड़ेगा कि यार अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपको उसका फ़ायदा देंगे, अगर लोकल बेचेंगे तो नुकसान करेंगे। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सस्ती करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान में खित्ते से सबसे ज़्यादा महंगी गैस हो, पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बिजली हो, और पाकिस्तान में पानी के मसले हों, पूरी कराची की इंडस्ट्री को पानी खरीदना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का आपको पता है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज स्प्रंग अप फ्रॉम द 1990s, जब आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ गया और बांग्लादेश आगे बढ़ गया। आज आपके पास कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन बायर या फार ईस्टर्न बायर पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो पाकिस्तान 3 दिन के लिए नहीं आने के लिए तैयार है तो वो इन्वेस्ट तो नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना पड़ेगा। हम बात करते हैं आप ठीक हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, आपको बेसिक सिविक अमेनिटीज देनी पड़ेंगी, बिजली, पानी, गैस। आपके इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, सारी चीज़ें तैयार हैं, आप उसमें बिजली, पानी, गैस नहीं देते। कराची के अंदर अगर आप लैंड लेने जाएं कोरंगी में तो इंडस्ट्रियल लैंड 70 करोड़ रुपए का है। अब 70 करोड़ रुपए का कोई लैंड ले लेगा तो उसके बाद इंडस्ट्री क्या लगाएगा? अब लाहौर के अंदर भी इतना महंगा हो गया लैंड, इतना तो नहीं हुआ लेकिन ये कि 5-10 करोड़ रुपए एकड़ है। तो हमको थोड़ा सा इतना बड़ा पाकिस्तान है, लैंड तो इंडस्ट्री का हमको फ्री में देना चाहिए कि यार आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम आपको फ्री में लैंड देंगे। लेकिन हम एक अजीब सी रुख पे चले हुए हैं कि जहाँ पे मैं सच बता रहा हूँ कि हमारे पास उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मुल्क को आगे लेके जाना है। वी आर जस्ट हैप्पी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग विदाउट थिंकिंग थ्रू कि हम कर क्या रहे हैं। एक ब्रेक करीब आ गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम तो इस वक्त शायद साहब वाइबल ऑप्शन इकोनॉमिकली रहे नहीं है। वैसे अफसोस की बात है, इतने बुरे अल्फाज कहने पड़ते हैं, लेकिन हम पिछले कई सालों से, दहाइयों से हुकूमतें बनाने और गिराने के काम में इतने मसरूफ़ रहे हैं। और नैब के ज़रिए जो हमने अबतरी पैदा की है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो, इसको खड़ा कर दो, इसको लिटा दो, इसको जेल में डाल दो, हमने 20-25 साल 30 साल इसमें बर्बाद कर दिए पाकिस्तान के। तो हमें शायद 25-30 साल चाहिए, और वो भी अगर कोई प्लान हो। अगर प्लान ना हुआ तो फिर वो भी यकीन नहीं है। ये एक दिन, ये एक महीने, एक साल का मुद्दा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे। मिस्टर साहब ने बात की, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब एक ऐलान कर दें, हुकूमत का ज़मीन तो है ना, आप कहें जिसने इंडस्ट्री लगानी है, जहाँ लगानी है, मुफ्त ज़मीन लीज़ पे आपको मुफ्त देंगे, आप इंडस्ट्री लगाएं। कुछ सिस्टम को आपको शॉक करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। आप ये कहते हैं यार कि मैं तुम्हें नैब से बचाऊंगा, हमारे इंसेंटिव आज क्या है? मैं तुम्हें FBR से बचाऊंगा। SIFC क्या कह रहा है? नैब तुम्हें पकड़ के जेल में नहीं डालेगी, पेपरा से बचाऊंगा, FBR से बचाऊंगा। तो इन इदारों को दुरुस्त करें, वरना काम आगे नहीं चलेगा। तो आपने ये सब फैसले करने हैं। आप फैसले नहीं करेंगे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब कह देना, मैं आज मैं कह दें, कल कह दें यार जिसने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगानी है, हुकूमत पाकिस्तान उसको मुफ्त ज़मीन देगी, लीज पे देगी, मलकियत नहीं देगी, नहीं लगाओगे तो वापस ले लेंगे। आप कुछ प्रायोरिटाइज करें, कुछ सेक्टर्स का ऐलान करें, लोगों को ज़मीन भी दें, और ये भी बोलें कोई नैब नहीं पूछेगी, कोई और सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। ये इदारे ख़त्म कर दें। आप माहौल क्रिएट करें जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सके। इस तरह आप नहीं कर पाएंगे। और फिर आपने टैक्स के निज़ाम को ऐसा बनाना है जो अवाम पर बोझ ना डाले। हमने देखिए डायरेक्ट टैक्सेशन 13 करोड़ के करीब, 12.5 करोड़ शनाख्ती कार्ड हैं, यानी 12.5 करोड़ एडल्ट 125 मिलियन आज मुल्क में मौजूद हैं जो वोट डालते हैं, जो मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं। टैक्स कितना देते हैं? अगर आप जो नौकरी पेशा है जिनके पास चॉइस नहीं है, कट जाता है, तो सोर्स डिडक्शन हो जाती है। तो उसके बाद में 1 लाख आदमी भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहता पीछे। तो इसका मतलब है कि जो मुल्क में सारे लोग काम कर रहे हैं वो कोई टैक्स नहीं देते, कोई डायरेक्ट टैक्सेशन उन पर नहीं है। आपके पास निज़ाम मौजूद, आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्यों घबराते हैं? 1% लोग टैक्स देते हैं,
बाकी 100% मुल्क को चलाने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं है। 1% भी जो है वो भी चॉइस नहीं है उनके पास, चॉइस तो वो भी नहीं देंगे, एडसोर्स कर जाते हैं। यकीन करें, मैंने एक दफ़ा वज़ीर ख़जाना थे, उनको बोला, मैंने कहा यार मैं भी नॉन फाइलर बनना चाहता हूँ, आपने नॉन फाइलर कैटेगरी बनाई है ना, मैं भी बनना चाहता हूँ यार, मुझे भी आप बना दे। ये ख़त्म करें ये चीज़ें। आप मैं ये जो सेक्टोरल टैक्सेस है ना जो आप बात करते हैं कि ताजर पे लगाते हैं, किसान पे, ये इनको छोड़ दें, आप इनकम पे टैक्स लगाएं। अगर मैं अखराजात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक इनकम है, चाहे वो फार्मिंग से आती है, चाहे वो किसी भी ज़राए से, जो भी ज़रिया है, आप उसको उसमें एक हिस्सेदार है, माकूल कर दें। मैं मिसाल बताया, हमने 3 स्लैब्स कर दी थी, 5%, 10%, 15%, और ये 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 1 लाख महीने की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद 3 स्लैब्स थी। ये जुलाई 18 और अगस्त 18 के अंदर इम्प्लीमेंट भी हुआ, ये फाइनेंस बिल में पास हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 2 महीने मुल्क में, उसको रिवर्स किया गया। तो इस किस्म का जब तक आप नहीं करेंगे, और ये कोई भी आपको नहीं रोकेगा, आप यकीन करें, मेरे से पूछ लें कि हमने कहा भाई कितना नुकसान, हम ये टैक्स कम कर रहे हैं ना, अगर टैक्स बेस बढ़ता नहीं है, जो लोग आज दे रहे हैं वो नहीं अजाफी लोग आएंगे टैक्स नेट में, तो उस मामले में 65 अरब की बात थी, आज 100 अरब होगी। क्योंकि आप यकीन करें, आप ये निज़ाम कर दें, आपका टैक्स बढ़ जाएगा। निज़ाम आपके पास मौजूद है, नादरा का कार्ड है, लोगों की पूरी फाइनेंशियल ज़िंदगी आपके सामने है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप करेंगे नहीं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये मिफ्ता साहब हमेशा 1% वाली बात करते हैं, 1% की एलीट है जिसने मुल्क को कैप्चर किया हुआ है। ये मुझे बताया ना, क्या आपको क्या रुकावट है कि आप नहीं पूछ सकते लोगों से कि तुम टैक्स देते हो नहीं देते हो? आपके कितने लोग हर साल उम्रे पे जाते हैं, उनके नाम कितने हैं, कितने लाख हैं? मुश्किल ही नहीं है, फॉरेन ट्रैवल को चेक करना मुश्किल ही नहीं। मैं बाकी मैं फॉरेन ट्रैवल उम्रे पे जाते हैं ना, डिस्क्रिशनरी इनकम एक्सपेंडिचर है, नफल इबादत है। उम्रे पे आज क्या खर्चा है? कम से कम 5 लाख रुपए, 3, 4, 5 लाख रुपए का खर्चा है। तो वो टैक्स अगर नहीं देते तो फिर कैसे ये इनकम आई है? आपको इनकम के पीछे जाना पड़ेगा। जो लोग आप बिल देख लें कि मुल्क में बिल कितने अदा होते हैं बिजली के, वो पैसा कहाँ से आता है? वो लोग टैक्स तो देते नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ये फंडामेंटल बुनियादी रिफॉर्म नहीं करेंगे मुल्क के अंदर, तो मुल्क का मामला नहीं चलेगा। तो मिफ्ता साहब, एक वो लाइफस्टाइल ऑडिट अगर किया जाए, अभी शायद साहब अगर उम्रे का जिक्र कर रहे हैं, तो फॉरेन ट्रैवल पासपोर्ट के ऊपर आप टैक्स भी काटते हैं, फॉरेन ट्रैवल टिकट पे भी टैक्स कटता है, लेकिन आप उससे ये सवाल नहीं कर सकते कि तुम फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हो, 5 लाख रुपया उम्रा करने जा रहे हो, या लंदन जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, तो ये पैसा कहाँ से आया? बिजली का बिल लाख रुपया आता है या 50,000 रुपया आता है, बहरहाल कहीं से आता है तो टैक्स अदा करता है, बिल पर भी टैक्स कट जाता है, लेकिन फिर भी हम उससे नहीं पूछते तेरे पास वसाइल कहाँ से हैं। इस्लामाबाद में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 15-20 करोड़ रुपए का कनाल का घर बिकता होगा। घर रोज़ बिक रहे, वो आप 1-2% जो टैक्स है वो काटते हैं, लेकिन उससे पूछे तूने 6 करोड़ लिखवाया है, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी लिया, बाकी 14 करोड़ तेरे पास कहाँ से आया? कोई तो तरीका होगा इस सवाल करने का कि है ही नहीं है पाकिस्तान में। जब शाहिद साहब वजीर आजम थे और मैं वजीर खजाना था, तो हमने एक नादरा से एक्सरसाइज करवाई थी कि टिपिकल टैक्स पेयर कैसा लगता है, कैसा होता है। तो पता चली कि उसके पास 1-2 गाड़ियाँ होती हैं, पॉश इलाके में रहता है, खासतौर पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, एक आध फॉरेन बैंक में, पाकिस्तानी ब्रांच में अकाउंट होता है, वगैरह वगैरह। उससे आप रिग्रेशन करें तो आप कम से कम 1 मिलियन और लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि जो कि टैक्स पेयर्स बन सकते थे। लेकिन फिर ये पता चला कि नादरा जो है वो FBR के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकती, तो हमने उस बजट में ये कानून भी कर दिया कि वो शेयर कर सकती है। फिर सूबे के एक्साइज डिपार्टमेंट्स भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि किसने कौन सी गाड़ी रजिस्टर कर रखी है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि देखिए, हमने 2-3 चोर दरवाजे रखे हैं टैक्स बचाने के। एक हमारा चोर दरवाजा जो सबसे बड़ा था वो था फॉरेन रेमिटेंस का, कि आप वहां से कोई आप पैसे पाकिस्तान से भेजें और वहां से $1 मिलियन मंगवा लें, $5 मिलियन मंगवा लें, बोले रेमिटेंस आई है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। तो टैक्स देना की कोई जरूरत नहीं थी, 2% में पैसे घूम के आ जाते थे। हमने उस पर कदम लगाई। आज आप 50 लाख रुपए के ऊपर लाएं तो हम आपसे पूछ सकते हैं, FBR पूछ सकता है कि भाई ये पैसे कहाँ से आए। दूसरी एक कदम जो फैसिलिटी है, चोर दरवाजा है, वो एग्रीकल्चर इनकम है, कि लोग कहते हैं मेरी ज़राअत की इनकम थी। भाई कहाँ से ज़राअत की इनकम थी? तो उसके अंदर भी आप एक बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं सूबे या वफाक की। अगर ज़राअत की इनकम कोई दे दें आप वफाक को, तो हमको पता चल जाएगी कि भाई ज़राअत की इनकम तुम्हारी कितनी थी, उस पर तुमने कितना टैक्स दिया। तकरीबन देखिए, दुनिया भर में 2 उसूल टैक्स के होते हैं। एक कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी,
कि बराबर आमदन वाले लोगों को बराबर टैक्स देना चाहिए, चाहे आप वो टेलीविजन एंकर के तौर पे आपकी आमदन हो, या एक बिजनेसमैन की तरह आमदन हो, या किसी तरीके से आमदन हो आपकी, या आपकी कोई ज़राअत की आमदन हो। अगर बराबर आपकी आमदन है तो आपको बराबर टैक्स देना चाहिए। और एक होती है वर्टिकल इक्विटी, कि अगर किसी साहब की ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा टैक्स देंगे। हमारे यहाँ ये वर्टिकल इक्विटी को भी हमने वायलेट करा है कि ज़्यादा इनकम वाले कम टैक्स देते हैं अपनी इनकम के प्रोपोर्शन का, और गरीब लोगों से हम सेल टैक्स लेते हैं, और गरीब आदमी अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर देता है चीज़ों पे ख़रीदने पे, और वो बेचारा सेल टैक्स देता है 19%। और दूसरी जो है कि हॉरिजॉन्टल में हमने कहा कि नहीं, आपको एग्जेम्पशन, तुमको एग्जेम्पशन क्यों मिलेगा भाई, ये आपकी इनकम है, ये आपका टैक्स है। एक ब्रेक करीब आ गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, अभी इन्होंने जिक्र किया कि जो लोग ताकतवर हैं वो एग्जम्पशन ले लेते हैं। 2-3 दफ़ा मौका मिला मुझे ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके टैक्स नंबर्स देखने का, बल्कि अब तो आप टैक्स डायरेक्टली में छापते हैं। ज़्यादातर गरीब लोग नज़र आते हैं उसके अंदर, और इलेक्शंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं अगर उसका अंदाज़ा करूँ तो अब करोड़ों में, उसके बगैर एक MNA का इलेक्शन नहीं हो सकता। तो हमें पता है कि हम चोरी वाले रास्ते से ये सारा सेटअप कर रहे हैं, बिल्कुल कोई उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन हम उस दरवाजे को बंद करने पर तैयार नहीं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, देखें पार्लियामेंट का जो मामला है बड़ा सीरियस है। पार्लियामेंटेरियन वो वाहिद तबका है या वो लोग हैं, और ज़्यादा नहीं है, महल है वफाक में कितने लोग हैं, 342 तो सिटी पार्लियामेंट में होंगे ना, टोटल जो साइकिल होगा वो 1000-1500 लोग, 450 लोग जिनके टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक नॉलेज में है। बट दे आर नॉट ऑनेस्ट टैक्स रिकॉर्ड्स। नहीं, ऑनेस्ट हो या डिसऑनेस्ट हो, आपने फाइल किया ना टैक्स, आपने फाइल किया। फाइल तो पूरे पाकिस्तान की टैक्स डायरेक्टली छपती है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल नहीं छपती, बट इट हैज़ नो मीनिंग। आपका वो टैक्स रिकॉर्ड तब सही होगा कि अगर आपकी वो पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक आपका टैक्स लगा। ये कह रहा हूँ ना, अब आप, मेरा हमेशा ये सवाल रहता है अपने भाइयों दोस्तों से कि आप जो सारे अक्सर जो पार्लियामेंटेरियन है वो टैक्स वो अदा करते हैं जो पार्लियामेंट की तनख्वाह से कटता है, जो कटता है। यही तो सबसे बड़ी चोरी है। तो उसके बाद अगर आप खुद टैक्स, आपकी भाई गाड़ियाँ हैं, आपके नौकर हैं, आपने घर रखे हुए हैं, आप ये खर्चे कहाँ से पूरे कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी कोई आमदन है मुल्क में, आप ज़राअत करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आपके खर्चे हैं, आपने पूरे खर्चे किए, सब कुछ किया, आखिर में एक आपकी इनकम हो गई, उस इनकम में एक हिस्सेदार है, उसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान। अगर आप नहीं टैक्स अदा करेंगे, फिर हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी? वो GST बढ़ा देगी, वो इंपोर्ट पे टैक्सेस लगा देगी। तो इसकी ये जो टैक्स नदीम मलिक साहब ने, शायद अब्बासी ने अदा करना था, वो एक गरीब आदमी अदा करेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की सूरत में। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, मुर्तकिब हो रहे हैं। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप कितना फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं, कितने उम्रे करते हैं, आप ज़रूर करें, ये आपका हक़ है। लेकिन जिस आमदन से आप अखराजात कर रहे हैं उसमें एक हिस्सेदार है हुकूमत पाकिस्तान। जो टैक्स देना है वो दिया कि नहीं दिया, वो आपने ये सवाल अगर आप इस मुल्क की आवाम से नहीं करेंगे, और ये बुनियादी जिम्मेदारी है एक शहरी की। आप यकीन करें, मैं इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों से, वो लोग जो दूसरों पे जो कानून बनाते हैं, जो टैक्स के जो बजट अप्रूव करते हैं, वो ये समझते हैं कि मुल्क में टैक्स देना एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, ये कानूनी जिम्मेदारी है। अगर आप टैक्स अदा नहीं करेंगे आप मुजरिम हैं। शहरी होने की बुनियादी जिम्मेदारी है टैक्स अदा करना। ये जब तक हम ये कल्चर नहीं लाएंगे, इसमें IMF को कहना हमारी जिम्मेदारी। लेकिन आपने भी और मिफ्ता साहब ने भी जिस असूल का जिक्र किया ना कि टैक्स रेट कम रखें और कंप्लायंस के ऊपर जोर दें, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें उसको। अभी बजट है, दो काम कर ले 5-10-15% पे ले आए। नहीं करेंगे तो फिर वो चोरी का रास्ता खुद खोलते हैं। लेकिन फिर आप सबके पीछे जाएं। कंप्लायंस के ऊपर लाखों के बिजली के बिल आ रहे हैं, वो टैक्स साल के अदा कर रहे हैं 3 लाख, कहाँ से इनकम? सर ये लाइफस्टाइल ऑडिट का इशू है, इन्हें करना चाहिए सबका। सब पार्लियामेंटेरियन से शुरू करें और नीचे तक जाएं। सब जो टैक्स लगाते हैं सब पहले उनकी जिम्मेदारी। शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।